Yeah, very good morning. Yeah, very good morning. Good morning. Yeah, good morning. Okay, fine. Uh, yeah, I welcome you all in the Apex family. Apex family has got a legacy of more than 55 years, and today we will be talking about Apex Group as such, and also about the courses which we are offering and the course which we have opted and how we are going to deliver एजुकेशन। तो कल कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण अभी हमारे और विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया है। उन सबको देखते हुए हम लोग पहले एक बार अपेक्स ग्रुप के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ अपेक्स ग्रुप एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। अपेक्स ग्रुप जो है, इसकी आज से करीब 55 साल पहले स्थापना की गई थी और हमारे जो भूतपूर्व चेयरमैन थे डॉक्टर एस.एम. जुनीवाल जी, ही वॉज फिलेंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड वेरी डायनेमिक पर्सन। उन्होंने इस संस्था की स्थापना एक स्कूल से की और वो स्कूल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके बाद में हमारी एसटीसी बीएड कॉलेज, हमारा एक कॉलेज जो अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट है, उसकी स्थापना की गई, जहाँ पे हमारे साइंस के कोर्सेज ऑफर होते हैं। इसी तरह उसके बाद में हमारा एक अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, अपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्सेज को ऑफर किया जाता है, उसकी स्थापना हुई। इसी तरह हमारा एक प्रोग्राम है, एक कॉलेज है जो कोटा में है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कोर्सेज जो है वो ऑफर होते हैं। और इसी तरह हमारा एक अपेक्स ग्रुप ऑफ एक अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स हैं, जिसमें हम लोग बीए, बीकॉम, बीएससी के कोर्सेज ऑफर करते हैं। और रिसेंटली हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे, उनके पूरे प्रयासों से अपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, जिसमें आप सभी लोगों ने एडमिशन लिया है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्या क्या कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं और किस तरह के कोर्सेज आपने ऑप्ट किए और उनके आपके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है 12th के बाद में, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। जो बच्चे मैथमेटिक्स ग्रुप से आते हैं, वो अपने मैथमेटिक्स के बेस पे जो कोर्सेज ऑफर होते हैं उनकी तरफ उनका रुझान होता है। जो आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं, तो जिन बच्चों ने 12th में आर्ट्स का प्रोग्राम कोर्सेज लिए हैं, वो आगे जाके बीए और इस तरह के जो भी प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेते हैं, बीबीए में ले सकते हैं। और आप लोगों ने कईयों ने ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा। आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग आने वाले समय में कोविड-19 के पीरियड में आप सभी लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और अपनी क्लासेस को अटेंड करेंगे। तो ये हमारा एक पहला प्रयास है टेक्नोलॉजी यूज़ करना। माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से हम लोग सब आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस मौके पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स भी देना चाहूँगा जो आपसे शिक्षा से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे आपका भविष्य जो है वो इसी पे निर्धारित होगा। आप सब लोग जिन्होंने एडमिशन लिया है, ये मान के चलिए कि आपका एजुकेशन का जो प्रोग्राम है आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए है, न कि आप केवल एक डिग्री लेने के उद्देश्य से यहाँ आए। यदि आपने इस पर फोकस किया कि आपकी नॉलेज कैसी होगी, आप उस नॉलेज के माध्यम से आगे अपना पूरा भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम लोग किसी भी विषय में एक डिग्री ले लेते हैं और आगे भविष्य में सोचेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव जो होता है वो आपका यही पड़ाव है कि जब आपने किसी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो ये बात आप जहन में रखिए कि ये ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। जिन्होंने 3 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या 4 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो ये आपके 3 साल और 4 साल जो भी होंगे वो आपके टर्निंग पॉइंट होंगे ज़िंदगी में। आप स्कूल एजुकेशन के कंपैरिजन में कॉलेज की जो एजुकेशन है
वो आगे आपका करियर जो है उसका भविष्य निर्धारित करती है। इसलिए ये बहुत ही गोल्डन पीरियड भी है। आपको लगेगा कि मैं इस पीरियड को एंजॉय भी करूं, लेकिन ये पीरियड कमिटमेंट और डेडिकेशन का भी है एजुकेशन में, कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा डेडिकेट करें एजुकेशन में कि आपके आने वाले 40 साल बहुत सुनहरे हों। अब्दुल कलाम जी ने ठीक ही कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में लेते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आपको ऐसी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर में कि आप आने वाले भविष्य के बारे में पूरा परिश्रम करें, और जो भी कोर्सेज हम लोगों के यहाँ पे जो ऑफर हो रहे हैं और जो आप लोगों ने ऑप्ट किए हैं उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं, और आज से ही निश्चित कर लें कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या नॉलेज गेन करनी है और क्या बनना है। ये आज ही निश्चित करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 3 साल तो देखते देखते ही निकल जाएंगे, और निकलने के बाद में ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि भी मैंने हमारे 3 साल खराब कर दिए। तो आज ही आप डिसीजन ले लें कि मुझे क्या बनना है और किस डायरेक्शन में करना है, और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ एजुकेट करते हैं। पूरी एजुकेशन जो हमारी है वो हमने 2 तरह से ओरिएंट कर रखी है। एक तो एकेडमिक प्रोग्राम्स के हिसाब से हम कोर्सेज को कवर करते हैं, और एक पोर्शन है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के हिसाब से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी हैं, चाहे आप राजस्थान गवर्नमेंट के ले लीजिए आरपीएससी के माध्यम से या यूपीएससी के माध्यम से ले लीजिए, तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें कंपटीशन में जहां आपको आगे बढ़ना है, उन कोर्सेज को आप अपने दिमाग में रखें, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को अपने दिमाग में रखें, और दोनों का ब्लेंड करके अपनी एजुकेशन का डायरेक्शन निर्धारित करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे नए सिरे से इस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करना है, या मुझे अपने कोर्सेज जो मैंने पूरे किए हैं वो मैंने ढंग से नहीं किए और उसकी मुझे वापस रिविजिट करना है, उसको नए ढंग से तैयार करना है। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो हमारे को किताबों में इंफॉर्मेशन है या जो हमारे को टीचर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो केवल वो ही नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो होती है जो आप इन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करके अपने दिमाग में नॉलेज क्रिएट करते हैं। नॉलेज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड एंड नॉट जस्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन। और नॉलेज यदि आपने ली है वास्तव में, तो आप किसी भी समस्या का कोई भी समाधान ढूंढ सकते हैं, किसी भी स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अपना एक मुकाम अपने आने वाले भविष्य में निर्धारित कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक बहुत एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा कोट करता हूँ। हिंदुस्तान में 2 बड़े रिवॉल्यूशन हुए हैं, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है और एक वाइट रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन है व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन, और वाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन। आप लोग सारे यंग हैं, आप लोगों को हो सकता है कि हिंदुस्तान की पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं हो। 60s में और 70s में हिंदुस्तान में हमेशा फेमिन होती थी, और इवन 40 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए खिलाने को हिंदुस्तान के पास में पूरा सामान नहीं होता था। और अमेरिका से PL 480 ग्रांट के अंदर वीट जो है वो अमेरिका से हिंदुस्तान में आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की उस वक्त स्थिति क्या थी कि एक 40 करोड़ की पॉपुलेशन को खिलाने के लिए हमारे पास में राइस और वीट का प्रोडक्शन नहीं था। और इसको हमारे एक साइंटिस्ट स्वामीनाथन जी ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उस पीरियड को हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ये 70 और 80 के बीच में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जिसने हमारे देश की खाने की चीज़ों की कमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आप ये देखिए कि जो 40 करोड़ लोगों को हम खिला नहीं पा रहे थे, आज 130 करोड़ लोगों के लिए खाने के लिए हमारे पास में पूरा सामान है। और इवन यदि फेमिन भी हो जाए 2 साल तक, तो हमारे पास में इतना स्टोर वीट एंड राइस है कि हम 2 साल तक आराम से उसको चला सकते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जो शायद किसी भी कंट्री ने हासिल नहीं की होगी। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। दूसरा रिवॉल्यूशन जो है वो एक वाइट रिवॉल्यूशन है, जो हमारे एक बड़े साइंटिस्ट थे जोसे कुरियन साहब का नाम सुना होगा, और कुरियन साहब का नाम नहीं सुना होगा तो आपने अमूल का नाम सुना होगा।
अमूल डेयरी, वो अमूल डेयरी के संस्थापक थे। इसके अलावा वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने एक इंडिया की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, दैट इज इंडियन रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आनंद में। मैं इनकी स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुरियन साहब का डेयरी से कोई लेना देना नहीं था। कुरियन साहब ने बेसिक एजुकेशन साइंस में की थी और एक कोलंबो प्लान में उनको एक यूएस जाने की एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसको उन्होंने ये सोच के लिया कि चलो यूएस में जाके मैं और आगे पढ़ाई करता हूँ साइंस के बारे में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आपको इस प्रोग्राम में डेयरी में एजुकेशन देनी है। लेकिन जब वो यूएस गए तो यूएस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने साइंस के कोर्सेज को ऑप्ट किया और डेयरी के 1-2 सब्जेक्ट ही लेकर उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की पोस्ट ग्रेजुएशन। और उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि आने वाले समय में न्यूक्लियर साइंस में बहुत एडवांसमेंट होना है, तो उन्होंने न्यूक्लियर साइंस की जो है वो एजुकेशन ज़्यादा ली वनस्पत की डेयरी एजुकेशन के मुकाबले में। तो हुआ ये कि जब वो वापस हिंदुस्तान आए तो क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, तो उनको कहा गया कि भाई आप जाइए और डेयरी एजुकेशन में आप आगे का काम करेंगे। तो उनको आनंद भेजा गया। उस पीरियड में अर्ली 60s के पीरियड में जब उनको आनंद भेजा गया तो आनंद में कुछ भी नहीं था और उनको वहाँ के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था पहले, उसमें उनको डेयरी डेवलपमेंट का काम करना था। लेकिन उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो डेयरी डेवलपमेंट का काम करे और वो आनंद जैसी जगह में रहना भी नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस किया कि आप मेरे को इतनी सैलरी देते हैं, मेरे लायक यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए और मुझे कहीं और डिप्लॉय कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी लेटर उन्होंने लिखे, तो वो कन्विंस हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो भैया इनको कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसी बीच में जब उनको लग गया कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला, वो जाने वाले थे, तो वहाँ जो एक प्रमुख थे उन्होंने उनको कहा कि आप वापस जा रहे हैं बॉम्बे, आप इस पीरियड में क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं वहाँ जाके नौकरी ढूंढूंगा। तो उन्होंने कहा जब तक आप नौकरी ढूंढते हैं आप यहाँ पे रहिए, हम आपका 1 महीने की सैलरी हम आपको देंगे, आप हमारा ये डेयरी का काम देखिए। उन्होंने उस काम को देखना शुरू किया। काम को देखते देखते वो उतने काम में इन्वॉल्व हो गए कि वो उन्होंने अपने 1-2 दोस्तों को भी कंसल्ट किया और उनको भी वहाँ बुला लिया। 2-3 लोग मिलके उस डेयरी प्लांट को और आगे बढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो डेयरी प्लांट बहुत बड़े प्लांट में कन्वर्ट हुआ। वहाँ पे अमूल जैसी चीज़ का प्रोडक्शन शुरू हुआ। अमूल का भी उन्होंने जो एक टैग था और जो एडवर्टाइजमेंट बहुत फेमस हुआ था बाद में, उसको भी उन्होंने डेवलप कराया, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉलेज जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जब आप हासिल कर लेते हो किसी एक फील्ड में, तो आप किसी दूसरे फील्ड में भी उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इतनी एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। एंड व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड वो होता है जिसमें आप अपने एक ऐसी चीज़ डेवलप कर लेते हो जिसको आप आगे ले जाके किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। तो यही एक चीज़ है कि नॉलेज गेन करें और नॉलेज गेन करके आप किसी न्यू कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई करने की एबिलिटी हासिल कर लें, तो ज़िंदगी में आप किसी भी फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। यही कुरियन साहब का जो है वो इतिहास बताता है कि एक साइंस के स्टूडेंट ने एक डेयरी डेवलपमेंट में इतना रिवोल्यूशन लाया और हिंदुस्तान का नाम डेयरी प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में फेमस कर दिया, और कुरियन साहब अपने नाम से आज पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। तो नॉलेज गेन करना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा कि आप अभी से कोशिश करें कि आप ये पता करें कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। ऐसे खूब सारे एप्टीट्यूड टेस्ट मिल जाएंगे जिनमें 12th के बाद में आपका करियर ऑप्शंस क्या होना चाहिए, आप किस फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप यदि अंडर ग्रेजुएट करके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, तो आप ये देखें कि आपका अंडर ग्रेजुएशन के बाद में आपका जो डेवलपमेंट हुआ है, एप्टीट्यूड है, वो किस फील्ड में डेवलप हुआ है और आपके लिए करियर ऑप्शंस बेस्ट किस फील्ड में हो सकता है, इसका भी टेस्ट आप एप्टीट्यूड में कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट
उनमें जाके भी आप अपने बारे में अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। जो 12th वाले बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट के हिसाब से एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनका किस फील्ड में जाके कैरियर आगे डेवलप हो सकता है वो टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक टेस्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान में हम क्या है कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं कि हम जानने की कोशिश भी नहीं करते कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी जो है एक मायर एंड ब्रिक्स करके साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टोटल वर्ल्ड में जो है आदमियों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 16 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया उन्होंने। तो इससे ये पता लगेगा आपको खुद को कि आप किस कैटेगरी में हैं। मैं 2-3 चीज़ें इसमें बताऊंगा। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक कैटेगरी जिसको हम कहते हैं कि आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो ये कई लोगों को पता लग जाता है, कई लोगों को पता नहीं लगता। लेकिन आप यदि ये एनबीटी टेस्ट में जाएंगे और आपने जो क्वेश्चनियर्स हैं उनको आपने सही ढंग से जवाब दिया तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस नेचर की है। आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट टाइप की है या एक्सट्रोवर्ट टाइप की है, आपका जजिंग की पर्सनैलिटी है या वैल्यूइंग की पर्सनैलिटी है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स उन्होंने तय किए थे जिसके बेसिस पे वो ये आप यदि वो टेस्ट लेते हैं तो आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कि आप किस पर्सनैलिटी टाइप के हैं और उसमें आपको कहाँ का करेक्शन करने की ज़रूरत है, किस एरिया में आप ज़्यादा बढ़ सकते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि कोई इंट्रोवर्ट है और उसने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, तो जर्नलिज्म में एडमिशन लेने के लिए तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, आपको लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो आप एक्सट्रोवर्ट हो तभी जाके आप ऐसे फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा फील्ड सेलेक्ट करिए। जैसे इंट्रोवर्ट हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको केवल लैब में बैठ के आपको रिसर्च करनी है, अपने एरिया में रिसर्च करनी है। आप थिंकिंग पर्सन बन सकते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सन है तो आप थिंकिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसा फील्ड आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये एडवाइस करूंगा कि ये दोनों टेस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। हायर लेवल का टेस्ट आपको इनमें से करना है तो कुछ पेमेंट कैटेगरी के भी टेस्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे फ्री टेस्ट हैं जो आप जाके कर सकते हैं और अपने एप्टीट्यूड के बारे में पता कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग करिए और इसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे। हम अब आपको हमारी यूनिवर्सिटी में जो हम लोग इस बार एजुकेशन सिस्टम को जो डेवलप कर रहे हैं और जो आपके बारे में लागू होगा उसके बारे में बताना चाहेंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रिकमेंडेड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जिसको हम CBCS कहते हैं, वो हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इसमें आप लोगों को जो सिलेबस कवरेज है वो बहुत ही एडवांस लेवल का होगा। जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो अभी पिछले 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट होके आया है उसके हिसाब से सिलेबस बने हुए हैं। इसमें सिलेबस को मेनली 4 भागों में बांटा गया है, बल्कि ये कहिए 5 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके होंगे जो आप सब्जेक्ट लेंगे, मान लीजिए आप BA में हैं या BSc में हैं तो आपके कुछ कोर कोर्सेज होंगे। कोर कोर्सेज उनको कहते हैं जो आपके डिसिप्लिन के स्पेसिफिक हैं। जैसे मान लीजिए आपने आर्ट्स में आपने जियोग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये जो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट हमारे कोर डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट कहलाते हैं। साइंस में मान लीजिए आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह से जो भी सब्जेक्ट लेते हैं ये सारे सब्जेक्ट कोर कोर्सेज होंगे। तो हर डिसिप्लिन में जिसमें आपने एडमिशन लिया है हम लोग 3 डिसिप्लिन उनके 3 की कोर कोर्सेज कवर करेंगे 4-4। तो आपके 6 सेमेस्टर में हमने इसको बांटा है। 4-4 आपके कोर कोर्सेज होंगे। एक होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज। UGC ने रिकमेंड किया है कि हर बच्चे को एनवायरनमेंट की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही हैं।
और आज हर बच्चे को ये सब्जेक्ट जानना जरूरी है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इतना ही यूज करें सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो हैव दोज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दैम। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको जो है यूजीसी ने ये कहा है कि ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में होना चाहिए। और इसी तरह एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में एक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में फ्लुएंसी होनी चाहिए। राजस्थान के बच्चों के लिए हमने पूरी कोशिश की है कि आपके कोर कोर्सेज में भी इंग्लिश और हिंदी को रखा जाए और एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में भी कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देखने में आया है कि मोबाइल के डेवलपमेंट के साथ साथ में और इंटरनेट के डेवलपमेंट के साथ साथ में आज की तारीख में हम लोग स्पेलिंग और इस पर बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं। तो राइटिंग एबिलिटी जो हमारी पुरानी आदत थी वो कमज़ोर होती जा रही है। और राजस्थान में विशेषकर इंग्लिश लैंग्वेज पर हमने देखा है कि बहुत कमज़ोर है हमारे विद्यार्थी, और इस कारण से वो साउथ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टूडेंट हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। तो ये जो कंपटीशन का जो लैग है बिटवीन साउथ इंडियंस एंड नॉर्थ इंडियंस, इसको भी हम लोग चाहते हैं कि इसको किसी तरह से ब्रिज करें, इसको कवर करें। और इसलिए हमने इंग्लिश पे भी जोर दिया है और हमने हिंदी पे भी जोर दिया है, और कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश पे पूरा ध्यान देंगे। इसी तरह यूजीसी ने ये कहा है कि आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज होने चाहिए। आपको कुछ ना कुछ स्किल आनी चाहिए आज की तारीख में। केवल डिग्री लेने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री आपने ली है और नॉलेज नहीं गेन किया तो वो तो और भी खराब है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो स्किल, आपको कुछ ना कुछ स्किल आनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट डोमेन में जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। तो हमने ये डिसीजन लिया कि जैसे कॉमर्स का बच्चा है तो उसको टैली आना चाहिए सॉफ्टवेयर, उसको अकाउंटिंग पूरी आनी चाहिए और कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो उसको आना चाहिए। यदि साइंस का बच्चा है तो उसको मैटलैब आनी चाहिए। फिजिक्स, मैथ्स क्या नहीं कर सकते हो आप, मैटलैब की जानकारी के बेसिस पे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो मैटलैब का कोर्स होना चाहिए जिससे कि वो बच्चा एक केवल मैटलैब के बेसिस पे नौकरी पा सकता है। मैंने मेरे करियर में देखा है कि एक जिस बच्चे को मैंने एक सिंपल सॉफ्टवेयर बेस्ड एक प्रोजेक्ट दिया था, वो आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है, जबकि वो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग का था। तो ये जो स्किल है, ये स्किल सेट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। और मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप इसके बारे में पूरा ध्यान दें और स्किल बेस्ड जो भी कोर्सेज हैं उनको लाइटली नहीं लें, उनको पूरा सीखने की कोशिश करें। एंड यू मस्ट प्रेशराइज द टीचर फॉर द मनी यू आर पेइंग टू अस, सो दैट वो आपको पूरा उस सब्जेक्ट को ढंग से सिखाए। ये आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा, आपके फायदे की चीज़ें स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज। फिर उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इलेक्टिव्स होने चाहिए। तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हमने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इलेक्टिव्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के जानने के लिए, उनको हमने सजेस्ट किया है। और लास्ट में यूजीसी ने ये कहा है कि बच्चों को अपने सब्जेक्ट डोमेन से बाहर निकल के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका डेवलपमेंट केवल अपने सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट का डेवलपमेंट किसी और सब्जेक्ट के बेसिस पे भी होना चाहिए। आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी भी होना जरूरी है, तभी आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। बहुत नैरो सेंस में एजुकेशन को आज की तारीख में अवॉइड किया जा रहा है और कई यूनिवर्सिटीज़ जो है इसलिए लिबरल एजुकेशन लेके आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही कहा गया है कि आप लिबरल एजुकेशन की तरफ बढ़ें, मोर चॉइसेस दें बच्चे को, अपने सब्जेक्ट के अलावा बाहरी की दुनिया को जानने के लिए और सब्जेक्ट की नॉलेज दें। तो अभी हमारा जो करिकुलम है उसमें हमने जेनरिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट किया है जिसमें कि आप जाके दो किसी और डिपार्टमेंट के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी जो स्कीम है इसके बेसिस पे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और आप एक पूरे परिपक्व इंसान बन के हमारे यहाँ से निकलेंगे और ज़िंदगी में आगे जाके सफल होंगे। यही हम लोग सोच के हमारा करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी।
लैंग्वेज के लिए मैं आपको कहूँगा कि हमने हमारे करिकुलम में रखे हैं, लेकिन आज से ही आप प्रतिज्ञा कर लें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी दोनों में पूरी प्रोफिशिएंसी हासिल करेंगे, पूरी फ्लुएंसी हासिल करेंगे, न केवल लिखने में बल्कि बोलने में और लिखने में और प्रेजेंटेशन में भी करेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग एग्जामिनेशन स्कीम को भी रिवाइज कर रहे हैं। हमारी जो एग्जामिनेशन स्कीम है, अभी तक हम लोग जो है मिड टर्म बेस्ड एंड फाइनल एंड टर्म एग्जामिनेशन के बेसिस पे कर रहे थे। आने वाले समय में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इंटरनल असेसमेंट को बढ़ाएं। पूरी दुनिया में असेसमेंट टेक्निक जो है वो बहुत एडवांस होती जा रही है। जो ट्रेडिशनल 100 नंबर का एक पेपर होता था, उसके बदले में कंटिन्यूस असेसमेंट की होती जा रही है। तो दो तरह से एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस से करेंगे और एंड टर्म एग्जामिनेशन भी करेंगे। और कंटिन्यूस असेसमेंट में, जो कि आने वाले समय में आप लोगों में से कई लोगों को ये देखना होगा कि ये सारा का सारा लर्निंग आउटकम बेस्ड हो रहा है। एजुकेशन जो हमारी है लर्निंग आउटकम बेस्ड हो रही है। लर्निंग आउटकम बेस्ड में करिकुलम डिज़ाइन भी लर्निंग आउटकम बेसिस पे ही होता है कि बच्चे को क्या इस सब्जेक्ट से सीखना है और इस सब्जेक्ट को सीखने के बाद में वो आगे जाके क्या कर सकता है। ये चीज़ें लर्निंग आउटकम्स के मेजर पैरामीटर्स हैं और इसके बेसिस पे ही सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है। तो हम लोग असेसमेंट में आज की तारीख में ये करेंगे कि आपके 2 मिड टर्म टेस्ट करेंगे और एक जो है वो हम लोग कंटिन्यूस क्विज़ेस, सरप्राइज टेस्ट वगैरह करेंगे साल भर में। उसके बेसिस पे उसका कंपोनेंट तय करेंगे। और एक चीज़ जो हम नहीं करने जा रहे हैं वो है हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रेजेंटेशन का रखेंगे हम, ताकि हमारे बच्चों की, जो राजस्थान के बच्चे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़े। प्रेजेंटेशन में आप पीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। पीपीटी लेते हुए आप हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें भी प्रेजेंटेशन देना चाहें उस तरह का प्रेजेंटेशन देने की आपकी एबिलिटी बढ़े। तो ये जो आपकी एबिलिटी है प्रेजेंटेशन की, ये आपको आगे ले जाएगी पूरे। क्योंकि आज की तारीख में, क्योंकि करियर एडवांसमेंट के लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स है, कैसे आप अपने आप का इम्पैक्ट है एम्प्लॉयमेंट पे, कि आप कैसे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कैसे इंटरव्यू को फेस करते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारी असेसमेंट की टेक्निक को चेंज करेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये हमारी पूरी एजुकेशन की स्ट्रैटेजी है और इसीलिए मैंने आप लोगों को इसमें डिटेल में शेयर किया था। टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है आज की तारीख में, आप देखेंगे कि कोविड-19 के बाद में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है। ये पहले भी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 10-15 साल से इस पे काम कर रही है। पहले उन्होंने इंजीनियरिंग पे काम करना शुरू किया, इंजीनियरिंग के बाद में अब वो जनरल एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए गए थे पहले भी, जिनके माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर्स डेवलप करने की कोशिश की गई। उनके लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट के कोर्सेज डेवलप भी हैं। जो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, NPTEL बहुत बड़ा रिसोर्स है, जिससे आप किसी भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग को छोड़िए, क्योंकि IITs के लोगों ने डेवलप किया है, तो IITs में ह्यूमैनिटीज़ भी है, साइंस भी है और इंजीनियरिंग भी है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो साइंस का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे लैंग्वेजेस का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, आपको IITs के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर्स एंड वीडियो अवेलेबल है। इसी तरह से स्वयं एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्वयं ने सबको इंटीग्रेट कर दिया। जनरल एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी की है और इंजीनियरिंग एजुकेशन, दोनों को उन्होंने क्लब कर दिया और एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपे आपको किसी भी सब्जेक्ट पे इंडिया के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के लेक्चर वीडियो अपलोड किए हुए मिलेंगे। आप उनको डाउनलोड करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन, मैं नॉलेज नहीं कहूँगा क्योंकि नॉलेज तो आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी दिमाग में, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन बेस्ट क्वालिटी की आपको अवेलेबल है इन प्लेटफॉर्म से जाकर। एक और चीज़ डेवलप हो रही है, वर्चुअल आपका वी लैब, वर्चुअल लैब।
पहले उन्होंने इंजीनियरिंग में डेवलप किया, अब फिजिक्स, साइंस और इन सब में भी डेवलप हो रही है और तेजी से डेवलप हो रही है। तो इवन एक्सपेरिमेंट करने का वर्चुअल लैब तैयार हो रहा है, जो आप एक किसी एक फिजिकल रूम में जाके, आप किसी लैब में जाके आप टेस्ट करते थे, वो टेस्ट आप वर्चुअली कंडक्ट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं वी लैब पे जाकर। तो ये सारी जानकारी अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि वी लैब प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्लेटफॉर्म है और एनपीटीईएल का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जाके आप किसी भी एक्सपर्ट के लेक्चर को डाउनलोड करके सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। क्लासरूम में तो आपके लेक्चर ने एक बार लेक्चर दिया, वो हवा में एवोपरेट हो गया, लेकिन ये लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल, एनी टाइम यू कैन गो एंड यू कैन लिसन टू दैट लेक्चर। और मान लीजिए आपको किसी पार्ट का कोई पोर्शन समझ में नहीं आया, आप अपने साथियों के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे ये समझ में आया तो बताओ मेरे को ये कैसे होगा। सो इवन पीयर टू पीयर लर्निंग इसको हम कहते हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग वो है जिसमें बच्चे आपस में सीखते हैं। मुझे याद है कि हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, किसी एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाती तो वो इन्फॉर्मेशन वो बच्चा सबके साथ में शेयर कर लेता और सारे बच्चे उससे जाके उसको पूछ लेते कि तुमने कैसे समझा, इसको बताओ। और इस तरह से हम लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते। एंड दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ पीयर टू पीयर एजुकेशन। ये आप लोगों में डेवलप होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ आज के बच्चों में ये बहुत कम होती जा रही है, तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत है कि ये आप चीज़ आगे से आगे बढ़ के करें। इसके अलावा यूजीसी ने अभी ये और कहा है कि कोई भी बच्चा यदि स्वयं के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कोर्स कर लेता है, क्योंकि स्वयं और एनपीटीईएल ने ये भी कहा है कि आप OCW में जाके किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 सेमेस्टर में उनके कुछ प्रोग्राम चलते हैं, वो सारे सब्जेक्ट उनके पास में डिस्प्लेड है, कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट चलेगा। तो आपसे कंसर्निंग सब्जेक्ट आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके वीडियो लेक्चर हर वीक में आते रहेंगे, आप उनको सुनते रहें, उनके क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर देते रहें। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उसका एग्जामिनेशन होगा, नॉमिनल फीस है उसकी 1000 रुपीज़। और यदि आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यूजीसी ने ये कहा है कि एनपीटीईएल और स्वयं का किया हुआ कोर्स का आप क्रेडिट दे सकते हो। तो मुझे अपना कोई एक सब्जेक्ट हटा के जो आपने कोर्स कर लिया उसके क्रेडिट मैं दे दूंगा। तो ये चीज़ डेवलप होने वाली है। और आने वाले समय में यूजीसी ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी की है उसमें भी ये कहा है कि इवन एक स्टूडेंट अपना एक क्रेडिट बैंक भी बना सकता है। क्रेडिट बैंक का मतलब ये है कि आप जब चाहो कोई कोर्स करते रहो और उसका एक बैंक बन जाएगा और उसकी बेसिस पे आपको एक डिग्री मिल जाएगी। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम में आने वाली है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि आपने इस टाइम में एडमिशन लिया है जब टेक्नोलॉजी का यूज़ पूरे चरम पे है। और आने वाले 3-4 महीनों में हम मान के चल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारी एजुकेशन चलेगी और आप लोगों को इसका पूरा फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, आप हमारे जो डीन्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनके कांटेक्ट में रहें और उनके माध्यम से जो भी प्रॉब्लम है उनको बताएं, उसका हम इमीडिएट सॉल्यूशन करेंगे। लर्निंग जो है आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। आप ये मत सोचिए कि जो 3 और 4 साल का जो समय आपने हम लोगों को दिया है वो लर्निंग का एंड है। दिस इज द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग और इस बारे में आपको हमेशा जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके फील्ड में उसकी जानकारी लेते रहना है, अपनी नॉलेज को आगे से आगे बढ़ाते रहना है। मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हम लोग आने वाले समय में मेक इन इंडिया और इसके बारे में डेवलपमेंट करेंगे। मेक इन इंडिया का ये जो कॉन्सेप्ट है आने वाले समय में इंडिया को पूरे विश्व में एक महान शक्ति बनाने की संभावना को दिखाता है। आप लोग उस पीरियड में हैं जब इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप कोशिश करें और अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने आप को बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी इंडस्ट्री में जिसको आप डेवलप करना चाहते हो उस इंडस्ट्री को आप डेवलप कर सकते हो। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल बना सकते हो
लोकल फॉर वोकल, इसके बारे में बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे लोग इस बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग सब मिलकर एक नए सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और उसको साकार करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।